नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, राम राम। देखिए दोस्तों, अपने समास चल रहा था और अपने लास्ट आज और कल का समास बचा हुआ है। 2 दिन में अपना ये समास कंप्लीट, इसके बाद भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन समास के बारे में। ठीक है दोस्तों, समास में हमने पद प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार से पढ़ लिए हैं। पद प्रधानता 2 प्रकार से पढ़ लिए हैं और कुल भेद में से हमने 4 पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले एक जरूरी सूचना है कि एक भाई का कमेंट है कि भैया आप उदाहरण ज़्यादा मत लिखो, लेकिन ज़्यादा के बजाय आप कम लिखो और उनको बार बार हमें क्या है समझाने की कोशिश करो। बाकी क्या है कि मार्केट में किताबें बहुत सारी हैं, नोट्स बहुत सारे हैं, चाहेंगे तो हम वहाँ भी लाए, वहाँ से लेकर पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये वीडियो दे रहे हो हमें 30-25 मिनट की, इसमें क्या आप तो एक समझाने में ज़्यादा फोकस करो और वो कंटेंट दो जो हमें आने लायक हो। ठीक है भैया? तो उस भैया की मैंने बात को मान लिया है और अब मैं उसी आधार पे चलूँगा। मैं आपको 10 उदाहरण लिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा कि द्वंद्व समास को कैसे याद करना है, तत्पुरुष को कैसे याद करना। आगे जितनी भी अब चलेगी ना उसी आधार पर चलेंगी। 20 मिनट में से मैं आपको 15 मिनट तो समझाने के लिखाऊंगा और 5 मिनट में आपको उदाहरण लिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीधी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने चले आज पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। ठीक है भैया? आज पढ़ेंगे हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, पहली बात ये देखो, पहली बात क्या कहता है ये कि ये पहली बात ये कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है भैया? दोनों पद प्रधान, ये कहता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है? जितनी वरीयता यानी कि जितना महत्व पहला पद का होता है उतना ही महत्व दूसरे पद का होता है। ठीक है? हाँ, अब ये तो बात हमने समझ ली। इसके बाद है ना, इसके बाद ये द्वंद्व समास है, हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान आसान भाग है। पहला पढ़ेंगे हम समाहार, है ना? ठीक है? दूसरा पढ़ेंगे हम, पहला पढ़ लेंगे हम आपके इतरेतर समास। ठीक है? दूसरा पढ़ लेंगे आपके समाहार द्वंद्व, तीसरा पढ़ लेंगे हम वैकल्पिक। अब ये 3 भेद करके पढ़ाऊंगा। तीनों की 3 बात याद रखनी है, चौथी बात आपको याद नहीं रखनी है। वो 3 बात कौन सी है वो मैं आपको लिख रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, पहली बात, पहले नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा आपको इतरेतर समास। इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास पढ़ाऊंगा भैया? इतरेतर द्वंद्व पढ़ाऊंगा। इतरेतर समास रहने दो आप, तो इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया? ये पढ़ाऊंगा। अब देखो, इतरेतर समास आ जाए तो क्या करना है आपको? और लगाना। क्या लगाना? और लगाना। ठीक है दोस्तों? और लगाना। अब देखो, इसकी एक बात तो याद रखनी है कि इस समास के मध्य और, देखो इस समास के दोनों पदों के मध्य और का लोप हो जाना ही आपके इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। अब इतरेतर समास की आपको 2 बात याद करनी। अब 2 बात कौन कौन सी है भैया? पहली बात, ठीक है, पहली बात तो ये कहता है कि इसके अंदर एक दूसरे शब्द पूरक आते हैं। इसमें पूरक शब्द आते हैं। अब पूरक शब्द क्या होते हैं मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। पूरक शब्द आते हैं, क्या आते हैं भैया? पूरक शब्द आते हैं। ठीक है भैया? दूसरी बात ये कहता है, क्या कहता है कि देखो, अब दूसरी बात तो शायद आपको जाहिर सी पता आपको चली गया होगा। दूसरी बात कौन सी होती है? दूसरी बात ये होती है, मैंने आपको दिगु में भी उधर एक नोट लगाया था, याद करो कौन सा लगवाया था? 1 और 10 से भाज्य संख्या, उन उपसर्ग वाले और दिगु समास के अलावा फिर बाद में मैंने बताया था आपको इतरेतर करके हम आपको संख्या वाले शब्द आ जाएंगे, वो करेंगे। तो दूसरी बात जाहिर सी ये कहेगा कि इसमें, किसमें भैया? इतरेतर समास में, इसमें, इसके अंदर आपके संख्यावाची शब्द आते हैं। संख्यावाची शब्द आते हैं। ठीक है भैया? अब यहाँ तक तो बात हो गई आपके 3 बात, यानी कि ये 3 चीज याद रखनी। कौन कौन सी याद रखनी? इसके अंदर और आता है, देखो द्वंद्व समास को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। इतरेतर समास के अंदर भैया आपको और सब याद रखना। एक याद रखना, पूरक शब्द इसमें आते हैं। दूसरी बात याद रखना, इसके अंदर संख्या वाले शब्द आते हैं। अब देखिए कौन कौन से आते हैं, मैं आपको चंद उदाहरणों के माध्यम से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप भी ध्यान दीजिए। जैसे मैंने लिखा है आपके आयात, आयात निर्यात। देखिए भैया, आयात निर्यात, जैसे मैंने लिखा है आपके आवागमन। ठीक है भैया? आवागमन। जैसे मैंने लिखा है आपके आय व्यय। ठीक है दोस्तों?
और जैसे मैंने लिख दिया आपके अन्न और अन्न अन्न जल। ठीक है भैया, अन्न और जल, यहाँ तक आपको मैं लिख दिया। और ये तीनों आप चारों में अब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे क्या करना है आपको। ठीक है भैया, देखो आयात और निर्यात, छोटी सी बात है कि आयात का मतलब तो क्या होता है आपके मंगाना, निर्यात का मतलब होता है भेजना। ठीक है दोस्तों, मैं आप तक भेज रहा हूँ और आप मुझे कमेंट करके निर्यात करना। ठीक है दोस्तों, तो देखो समझने के लिए क्या है कि देखो आयात निर्यात छोटी सी बात है, लेकिन अपने को तो समझना है कि और का प्रयोग किससे करना। देखो इसका मतलब क्या होता है आयात। अब इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, क्या करना है आपको आयात और निर्यात को बढ़ावा देना। क्या देना दोस्तों। और भारत के अंदर क्या होता है कि दोनों चीज़ होती है, जितना आप निर्यात कर रहे हो उतना आयात करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि अपना व्यापार घाटा हो जाता है। इसलिए हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा अपन को निर्यात करना है, कम से कम आयात करना है। और अपना चीन के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फायदा किसका है, अमेरिका का। लेकिन वो आपके अर्थशास्त्र आपके इकोनॉमी की बात है, लेकिन अपने तो यहाँ समझ आवागमन। देखो आवागमन का मतलब आना और जाना, यानी कि सीधा ही लिख रहा हूँ आवागमन, आना और जाना। ठीक है भैया, आगे लिखा है आय व्यय। ठीक है, आय का मतलब होता है आने वाला, आय यानी कि आने वाला पैसा आय में आता है। और व्यय यानी कि अपना जितना खर्च हो रहा है, कितना व्यय का अर्थ था खर्च होना। अन्न और जल यानी कि रोटी और पानी, क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, अन्न और जल। देखिए भैया चार उदाहरण लिखे हैं, समझने की कोशिश करना। आयात और निर्यात, ये देखो और कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। ठीक है दोस्तों, चार उदाहरण से मैंने समझाने की कोशिश की। ये तो मैं अभी लिखा रहा हूँ आपके पूरक शब्द। ठीक है भैया, अभी ये जो लाइन है ना, ये वाले लिखा रहा हूँ मैं आपको पूरक शब्द। ठीक है भैया, पूरक शब्द लिखा रहा हूँ मैं, अलग अलग चीज़ को अलग अलग कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। ये तो है भैया आपके पूरक शब्द, फिर बाद में मैं आपको इसके बाद में उधर थोड़े लिखा दूंगा मैं आपके संख्यावाची शब्द। ठीक है भैया, इसके बाद में देखो और लिखा देता हूँ मैं, जैसे आपके इधर उधर, इधर उधर। ठीक है भैया, जैसे मैंने लिख दिया आपके खाना या खान पान, ऐसे भी लिख लो, खान पान। आप साथ के साथ करते चलो, खाना पीना। ठीक है दोस्तों, चाय पानी। ठीक है भैया, और धनुर बाण, धनु और बाण। ठीक है भैया, आगे सीता राम, क्या करोगे भैया आपके सीताराम, सीताराम भाई राजा राम। ठीक है भैया, सीताराम। आगे देख लो आपके हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु, हर का मतलब होता है शिव जी। ठीक है, हरिहर। ठीक है, अब क्या करोगे आपके राधे श्याम, राधा या राधे और श्याम। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करोगे आपके राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठीक है दोस्तों, आगे एक बार दिखाना, यहाँ तक दिख रहा है या इससे नीचे और लिख दूँ, लिख दूँ नीचे। देखो राधे कृष्ण के बाद में अब जैसे मैं लिखा देता हूँ आपके कृष्णा, कृष्णा कृष्णार्जुन, कृष्णा कृष्ण और अर्जुन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। और अब देखो माता पिता माँ बाप इसके अंदर आ जाते हैं आपके। ठीक है, घटत और बढ़त इसी के अंदर आ जाता है। लेकिन अभी देश विदेश इसी के अंदर आ जाते हैं, देश और विदेश। लेकिन ये शब्द मैंने आपके कुछ लिखे हैं, अब इनको मैं आपको समझाने की और कोशिश कर रहा हूँ। देखो कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा उपलब्ध कैसे करवा रहा हूँ, ये इसके माध्यम से होता। इधर और उधर, देखो ज़्यादा इधर उधर मत करो, इधर और उधर। ठीक है दोस्तों, खान और पान क्या है कि बदल गया है, खान और अपन कहते हैं खान पान बदल गया, खाना पीना यानी कि खाना भी है और खाने के साथ पानी भी पीना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अपन नहीं बोलते हैं चाय पानी पी लेते हैं, तो चाय पानी, चाय और पानी यानी कि चाय के साथ भी अपन पानी जरूर पीते हैं ना। ठीक है दोस्तों, धनु और बाण यानी कि धनुष और बाण। ठीक है भैया, आगे लिखा है सीताराम, सीता और राम। ठीक है भैया, सीता और
राम। अपन माता पिता भी कर सकते हैं, माँ बाप भी कर सकते हैं, वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। लेकिन देखो समझने के लिए मैं ये उदाहरण लिखा रहा हूँ, और ये उदाहरण वही लिखा रहा हूँ जो रिपीट होने वाले, ठीक है। हरिहर, हरि का मतलब होता है विष्णु, हरि और हर, हर का मतलब होता है आपके शिव जी यानी शंकर भगवान। राधा और श्याम, या ऐसे कर लो राधे और श्याम, ठीक है भैया। आगे आपके हैं राधा कृष्ण, राधा और कृष्णा या कृष्ण। आगे है कृष्ण अर्जुन यानी कि कृष्ण और अर्जुन, ठीक है भैया। थोड़ा नीचे है तो मैं बोल के लिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ कृष्ण और अर्जुन, ठीक है भैया। अब मैं लिखा रहा हूँ आपको कुछ, तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको लिखा रहा हूँ कुछ संख्या वाले शब्द, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया 21, क्या लिख दिया भैया यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे आपके 21, 1 और 20। अब 21 में क्या करोगे आपके 20 और 1 मत करना, पहले छोटी संख्या लेना है, 1 और 20। जैसे 21 कर दिया, और जैसे मैंने कर दिया आपके 25 कर दिया, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कर दिया आपके 45, क्या करते हैं दोस्तों मैंने आपके 45, मैंने जैसे कर दिया आपके 92, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने कर दिया आपके 18, 18 है ना, 18 कर दिया, 18 कर दिया। और जैसे मैंने कर दिया आपके 69, ठीक है। 69 इसमें नहीं आएगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि उन उपसर्ग वाले अवयव में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं कर देता हूँ 56, क्या कर देता हूँ दोस्तों मैं 56 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मैंने ये 5 किए हैं, इसका मतलब ये तो सारे हैं ना आपके किसका बोध करवा रहे हैं, एक दूसरे के ये पूरक शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो ये करवाए मैंने आपके उधर संख्या वाले शब्द, क्या करवाए 21 यानी कि 1 और 20। और अपने ग्रामीण आमचाल में ऐसे भी होते हैं कि लोग पूछते हैं अपनी माताएं और जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि ये 55 क्या होते हैं, 56 कितने, अपन बताते हैं कि 20 में 5 कम, 20 और 6, 1 और 20, ऐसे कुछ बताते हैं ना। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो 25 अपन को पूछते हैं ना, अरे यार ये 25 कितने होते हैं, अपन बताते हैं कि 5 और 20, ठीक है दोस्तों। 5 और 20 45 यानी कि 5 और 40, 5 और 40। उसी प्रकार 92 यानी कि देखो 90, 91, 92 और ऐसे कर लो 2 और 90, 91, 2 और 90, 18 यानी कि 8 और 10, 8 और 10, 56 यानी कि 6 और 5 यानी 50, 56 50, ठीक है दोस्तों, डबल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अपन पढ़ते हैं इतरेतर के बाद में समाहार। समाहार भी बिल्कुल हलवाई है, 1 मिनट में मैं मिटा रहा हूँ, आप भी इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इनका पूरक शब्द है, और ये इधर मैं लिख देता हूँ ऊपर, ये है आपके संख्यावाची, ठीक है दोस्तों। ये आपके संख्यावाची हैं, इसके अंदर आते हैं, और वो नोट लगा दूंगा मैं आपके सबसे लास्ट में कि उन उपसर्ग वाले आपके अवयव में चले जाते हैं, और बाकी आपके 1 से 10 और 10 से बाज्य संख्या वाले आपके द्विगुण चले जाते हैं। वो मैंने आपको पहले भी लिखा दिया, और नहीं लिखाऊंगा तो भी कोई जरूरी नहीं है, 1 मिनट में मिटा देता हूँ। फिर अगला पढ़ते हैं अपन समाहार। समाहार तो इससे भी बहुत ईजी है, ठीक है दोस्तों। अब अगला लिखा देता हूँ मैं आपको समाहार। समाहार के अंदर आपको बात याद रखनी है, इसके अंदर समूह का बोध करवाते हैं, और एक शब्द सार्थक आता है, एक शब्द निरर्थक आता है, ठीक है भैया। और उसके अंदर क्या करते हैं अपन आदि लगाकर उसकी देखो परिभाषा भी लिख दूंगा। इस समास में संज्ञा पद मिलकर अन्य संज्ञा पदों का बोध करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर मैं परिभाषा भी लिख ही दूंगा आपको। तो देखिए दोस्तों लिख रहा हूँ, जैसे मैं 1 मिनट सॉरी, जैसे मैंने लिखा आपके समाहार, समाहार, समाहार द्वंद्व, क्या लिखा मैंने समाहार द्वंद्व। बिल्कुल ऊपर ऊपर मैं परिभाषा लिख देता हूँ। इस संज्ञा देखो इस समास में, इस समास में संज्ञा पद, इस समास में संज्ञा पद
मिलकर, इस समास में संज्ञा पद मिलकर अन्य संज्ञा पदों का बोध कराते हैं। ठीक है, अन्य संज्ञा पदों का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है भैया। अब देखो इसके अंदर ये क्या कहता है कि देखो इसके अंदर आपको आदि शब्द लगा के अपना काम करना है। ठीक है दोस्तों, और दो बात याद कौन कौन सी रखनी है। प्रथम बात ये कहता है कि इसके अंदर क्या है कि एक तो मतलब आपके समूह का बोध करवाएंगे। ठीक है, उसमें हमने लिखा था कि पूरे शब्द आएंगे, इसके अंदर क्या करवाएगा, आपके समूह के अर्थ का बोध करवाता है, समूह के अर्थ का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। दूसरी बात याद रखनी है, इसके अंदर क्या एक शब्द तो इसका सार्थक आएगा, जैसे रोटी वोटी। अब रोटी तो होता है लेकिन वोटी क्या होता है, चाय वाई। अब चाय तो होता है, वाई क्या होता है। देखो जल्दी जल्दी मैं आपको उदाहरण भी समझा दूंगा और इसका मतलब भी समझा दूंगा। एक शब्द तो इसका होता है भैया सार्थक। क्या होता है भैया, एक शब्द होता है सार्थक, यानी स धन अर्थ। ठीक है भैया, जिसका अर्थ हो। ठीक है, एक शब्द तो सार्थक हो, तथा दूसरा शब्द, एक शब्द सार्थक तथा दूसरा शब्द क्या हो, निरर्थक हो। क्या होना चाहिए भैया, निरर्थक शब्द आता है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया क्योंकि इसकी थोड़ी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक शब्द तो क्या आएगा इसके अंदर आपके सार्थक हो तथा दूसरा शब्द इसके अंदर निरर्थक हो जाता है। तो सबसे पहले अपन पहला वाला लेते हैं कि इसके अंदर समूह के अर्थ का बोध होता है। तो कुछ समूह वाले मैं लिखाऊंगा और कुछ मैं आपको सार्थक और आपके निरर्थक वाले शब्द लिखा दूंगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है इधर आपके यस या अप। देखो अरे यार, यस और यस या आप, ये इसके अंदर नहीं है, मेरा ही दिमाग आपके वो वैकल्पिक में चले जाएंगे। देखो इसके अंदर क्या करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक मिनट, पैर में कुछ चीज़ आ रही है। मैंने लिखा जैसे आपके कपड़ा लत्ता। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा आपके कंकड़ पत्थर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी। भैया देखो समझने जाना आपको, साथ साथ में लिखाऊंगा मैं। यहाँ 5-7 उदाहरण एक साथ लिख देता हूँ, फिर और आपको समझा दूंगा। जैसे टोपा कोती कंकड़ और कामकाज, काम काज करनी भरनी, काम काज करनी और भरनी, काम काज के साथ में आपके करनी भरनी। और पेड़ पौधे क्या लिख देंगे अपन, पेड़ पौधे, फल फूल। शायद यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा आपको, फल फूल। एक बार दिखा ना, यहाँ तक दिख रहा है क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों मैंने आपके 6-7 उदाहरण लिखे हैं, इनको जल्दी से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इधर ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है दोस्त, जैसे कपड़ा लत्ता, यानी कि एक क्या करवा रहा है, ये आपके समूह का अर्थ बोध करवा रहा है। ठीक है, यानी कि कपड़ा का अर्थ भी यही होता है और लत्ते का अर्थ भी यही होता है। कंकड़ यानी कि आपके जो पत्थर होते हैं वो उसी से। कुर्ता टोपी यानी कि नीचे कुर्ता ऊपर टोपी। काम काज, दोनों शब्द क्या है एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इसके अंदर समूह का बोध करवा रहे हैं। जैसे कपड़ा लत्ता आदि, क्या करेंगे अपन, कपड़ा लत्ता आदि। ठीक है भैया, आगे करेंगे कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर आदि। यानी कि इसके अंदर जो आदि शब्द लगाएंगे ना अपन, वो क्या है कि शब्द के अंत में लगाएंगे। कुर्ता टोपी आदि। ठीक है भैया, आगे है काम काज आदि, यानी कि काम काज आदि। ठीक है, आगे लिखा है करनी भरनी, करनी, देखो करनी भरनी आदि, करनी भरनी आदि।
कूड़ा करकट भी इसी में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे आदि, पेड़ पौधे आदि। ठीक है भैया, और आगे लिखा हुआ है आपके फल फूल आदि, जलवायु भी इसी में आ जाएगा, मैं आपको लिखा दूंगा आपके फल फूल आदि। ठीक है भैया, यानी कि एक चीज दूसरी चीज से रिलेटिव आएगी। ठीक है भैया, और उसके अंदर क्या लिखाया था मैंने, आपके संख्या वाले आ जाएंगे और एक दूसरे के पूर्वक आ जाएंगे। इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको समूह का बोध करवा रहा हूँ और एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द करवा रहा हूँ, और ये चीज़ लिखूंगा ना तब आपके पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ तक तो मैंने कर दिया, और इसके बाद में से मैं आपको कुछ और शब्द लिखा देता हूँ, जैसे कि आपके चाय पानी, चाय, ये देखो चाय पानी, चाय पानी आदि। ठीक है दोस्तों, अब पहले वाले में मैंने लिखा था चाय पानी, चाय और पानी, ये इसी के अंदर भी आता है और उसके अंदर भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लिखा मैंने जैसे बाल बच्चे, क्या लिखा मैंने, बाल बच्चे। ठीक है भैया, जैसे मैंने लिखा आपके भूत, अभी ये तो आरएस में पूछा ही हुआ है, भूत प्रेत, भूत प्रेत आदि। और अपन जो दुकान पे जाते हैं ना, को सामान लाते हैं, तो वो जो बिल बना के देता है ना, भूल चूक लेनी देनी। ठीक है भैया, तो अब आप ध्यान रखना वहाँ ये शब्द लिखे होते हैं, और जैसे कि जलवायु। ठीक है भैया, और जलवायु के बाद में अगर और भी लिखना चाहो तो आप लिख लो धन दौलत, धन दौलत आदि। ठीक है भैया, ये तो मैं लिखा रहा हूँ आपको समूह वाले, और इसके बाद में लिखाऊंगा मैं आपको सार्थक और निरर्थक शब्द। तो समझने की कोशिश करना, चाय पानी आदि, क्या लिखेंगे अपन, चाय पानी आदि, चाय पानी आदि। अगला है बाल बच्चे, यानी कि बाल बच्चे आदि, बाल बच्चे आदि। ठीक है भैया, आगे लिखा है भूत प्रेत आदि। आप कमेंट करके बताओगे कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, और आप में से भूत को कितने देखा, भूल चूक आदि, अपन बोलते हैं ना लेनी देनी, यानी कि लेन देन आदि, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा आपका। जलवायु, जल वायु आदि। ठीक है भैया, ये भी इसी के अंदर आता। धन दौलत आदि, ये धन दौलत, ये दुनिया, ये मेरे काम की नहीं, धन दौलत आदि। देखिए दोस्तों, ये तो करवा रहे हैं आपके समूह का बोध, अब मैं करवा रहा हूँ आपको सार्थक और निरर्थक वाले शब्द, यानी कि एक तरह से मैं इसका एरो बना के इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ, उनसे आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लगभग 10-12 मैं इसके उदाहरण लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आपके, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल वही उदाहरण लिखाता हूँ जो अपने काम में आने वाले हैं, जैसे कि चाय वाई। ठीक है भैया, जैसे मैंने लिखा दिया आपकी रोटी वोटी। ठीक है भैया, जैसे मैंने लिखा दिया आपके खाना वाना। ठीक है भैया, और जैसे मैंने एक और लिख दिया, जैसे मैंने आपके खाट वाट। हालांकि वाट अपन बोलते हैं, लेकिन ये हिंदी के अंदर इसका कोई औचित्य नहीं है। खाट वाट, जैसे रहन सहन। ठीक है भैया, ये रेड से लिखे हुए हैं ना, ये वाले इधर वाले हैं। ठीक है, आप इनको इसके साथ में समझ लेना। लेकिन मैंने ये आपके 4 उदाहरण लिखे हैं। देखो देखो, चाय तो होती है, लेकिन वाई क्या होती है, कोई मतलब नहीं, यानी कि ये आपकी निरर्थक शब्द है। रोटी तो सार्थक शब्द है, लेकिन वोटी निरर्थक शब्द है। खाना तो आपके सार्थक शब्द है, लेकिन वाना आपके निरर्थक शब्द है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी के बाद खाट, यानी कि चारपाई, ये तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाट ये निरर्थक शब्द है। यानी कि रहन, यानी कि वो मेरे पास में रहता है, ये तो सही है, लेकिन ये सहन क्या है, ये तो गलत हो गया। देखो सहन ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, दोनों में से सही है सहन। ठीक है भाई, अब मैं लिख देता हूँ इधर आपको समझाने के लिए, यानी कि चाय आदि। मैं इधर थोड़े छोटे लिख रहा हूँ ताकि अपन और भी लिख लेंगे उधर। रोटी वोटी, यानी कि रोटी आदि। ठीक है भैया, आगे है आपके खाना वाना, यानी कि खाना आदि। और इसके बाद हमने एक और समास बच जाएगा, यानी खाट आदि। ठीक है, बिल्कुल कम टाइम में मैं आपको सिखा दूंगा ये चीज़, रहन सहन आदि। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं इधर और लिख रहा हूँ, इधर मैं इधर लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि ये आपके क्या है कि समूह वाले शब्द है। अब और इधर लिख रहा हूँ, जिसमें आपके रहन सहन, अड़ोसी पड़ोसी। क्या लिखा मैंने आपके, अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है भैया, अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है, उसके बाद में लिख लो आपके अगल बगल,
अगल बगल। क्या लिखा मैंने? अगल बगल। अगल बगल के बाद मुझे लिख रहा आपके आपके मच्छर मक्खी भी, मच्छर और मक्खी भी इसके अंदर अगल बगल। देखो अब इसका समझते हैं। देखो अड़ोसी तो पड़ोसी तो होता है अपना, लेकिन अड़ोसी क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगल यानी कि मेरे बगल में कुछ चीज़ रखी हुई, ये तो आपके सार्थक शब्द है, लेकिन ये निरर्थक शब्द है, यानी कि पड़ोसी आदि। क्या लिखेंगे? पड़ोसी आदि। आपके देखो बगल यानी कि मेरे चीज बगल में कोई चीज रखी हुई है। देखिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी। तो एक दो और उदाहरण मैं इसके लिख देता हूँ आपको। तो क्या है कि आपके खाट वाट, रोटी वोटी हो गया ना, रोटी वोटी वगैरह ये चीज़ें होगी। ढीला डाला, एक शब्द आता है आपके ढीला ढाला। ठीक है भैया, यानी कि देखो ढीला का मतलब होता है कमजोर, यानी कि ढाला, ढाला का कोई सार्थक शब्द नहीं होता। तो ढीला तो सार्थक शब्द है, लेकिन ये आपके निरर्थक शब्द है। तो क्या हो जाएगा आपके ढीला आदि। ठीक है भैया, ढीला आदि। तो दोस्तों ये अपने समाहार ये हो गया है। इसके बाद में अगर अपन और देखना भी चाहे ना तो कोई नहीं, आपके तो ये है ना, जितने अपने हो गए ना इसके काफ़ी है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला जो आपके वैकल्पिक समास है या अथवा, उसके अंदर भी कुछ नहीं रखना है आपको याद। इसके अंदर भी आपको तीन बात याद रखनी। एक तो आदि होता है, एक समूह होता है, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। ये जितने भी शब्द हैं ये समूह का अर्थ का बोध करवा रहे हैं। ये आपके मैंने बता दिया, यानी चाहे शब्द होता है वट, यानी एक शब्द सार्थक आता है, एक शब्द निरर्थक आता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अपन अगला अपना वैकल्पिक समास है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, उसमें भी कोई परिभाषा वाली ऐसी कोई झंझाट नहीं रखनी है अपने को। तो आज हम द्वंद्व समास को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, और इसके बाद में कल अपन बहुवीर्य समास पढ़ लेंगे, और फिर आप कहोगे वो इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये दो संधि और समास दो थोड़े नियम के अकॉर्डिंग, आपको क्या है कि नियम याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं यार भैया पहले आपने हार्ड चीज़ ले ली। तो कोई नियम वही ले लेंगे जो आपको BSTC लेवल में सबसे पहले यही पढ़ाते हैं। पढ़ो बच्चों संज्ञा। तो कल परसों से अपन संज्ञा सर्वनाम, यानी कि एक शब्द में बोलूँ तो आपको विकारी शब्द पहले पढ़ा दूंगा, अविकारी बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रत्यय ले लूँगा, फिर उपसर्ग ले लूँगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं आपके अंतिम जो 3 नंबर पे है, उसका नाम होता है भैया वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है भैया, वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है भैया, आप इसको अब याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर क्या करना है, आपको दो ही चीज़ याद रखनी है। या तो इसके अंदर यह आता है, या इसके अंदर अथवा आता है। ठीक है, दो चीज़ तो, एक चीज़ तो आपको याद रखनी है। और ये चीज़ तो अपने पढ़ी है। अपन जब भी मतलब कि अपने पेपर होते हैं अर्धवार्षिक वार्षिक के, दो ऑप्शन वाले दो क्वेश्चन देते हैं, या तो ये अथवा ये, या तो गाय पे निबंध लिखिए या अथवा विद्यालय पर नियम लिखिए। वही अलग चीज़ अपन को यहाँ वापस पढ़नी है। ठीक है, और दूसरी बात, अब इसके अंदर दो बात याद रखनी। एक तो इसके अंदर विलोम शब्द है, जितने भी विलोम शब्द है ना वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। यानी कि जो चीज़ एक साथ, और एक विपरीत शब्द, यानी कि जितने भी विपरीत शब्द हैं। एक मिनट में थोड़ा अच्छा ही लिख ही देता हूँ, समय तो ज़्यादा नहीं होगा, पर मैं विपरीत शब्द और एक दोनों को मिलाकर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, इसको आप थोड़ा याद रख लेना। यानी कि विलोम शब्द और विपरीत शब्द जो एक साथ घटित ना हो, एक बात ये भी याद रख लेना, एक साथ नहीं घटित हो। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इनके फटाफट से मैं इसके उदाहरण समझा देता हूँ, और इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना। वैकल्पिक के अंदर विकल्प, अपने को दो विकल्प दिए जाते हैं कि या तो ये करो या अथवा ये करो। तो पहली बात याद रखनी है, इसके अंदर विलोम शब्द आएंगे। दूसरी बात याद रखनी है, इसके अंदर विपरीत शब्द आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अब इसके आपको कुछ उदाहरण लिखा रहा हूँ, जैसे कि यस अप यस। ठीक है भैया, सुख या दुख। भैया दुख लिखो तब आंसू लिखना जरूरी है, अर्थात विसर्ग लगाना जरूरी है। या तो दिन लिखो या रात लिखो, या तो शुभ लिखो या शुभ या
अशुभ। ठीक है, देखो या तो भला करो या आप बुरा करो। ठीक है भैया, या तो आप पाप करो या आप पुण्य करो। ठीक है भैया, इसके अंदर ये होता है कि वो चीज़ आती है ना, जो चीज़ एक साथ घटित नहीं हो सकती। अर्थात मैं बता सकता हूँ, या तो आप यश कमा सकते हो या आप यश के साथ अपयश नहीं कमा सकते। यानी एक चीज़ एक बार ही घटित होगी, यश या अपयश। क्या होगा? यश या अपयश। ठीक है भैया, या तो आप सुख में रहना चाहते हो तो पढ़ाई कर लो, सुख या दुख। यानी कि एक साथ एक ही चीज घटित होगी। जब आपके साथ आपकी जिंदगी में दुख होगा ना तो सुख नहीं होगा, जब सुख होगा ना तो दुख नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, या तो आप दिन में काम कर सकते हो या फिर आप रात में काम कर सकते हो दोनों टाइम काम नहीं कर सकते हो। या तो आप शुभ कर सकते हो या तो आपके साथ शुभ हो सकता है या आपके साथ अशुभ हो सकता है। ठीक है भैया, आगे लिखा है या तो आप भला कर सकते हो किसी का, ठीक है, या भला नहीं करो तो किसी का बुरा मत कर देना। ठीक है, या तो आप किसी का भला कर सकते हो या बुरा कर सकते हो, या तो आप पाप कर सकते हो और या ही आप पुण्य कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कुछ उदाहरण लिखे हैं, समझने की कोशिश करना, जो एक साथ घटित नहीं होती। या तो आप यश कमा सकते हो या आप ये अपयश कमा सकते हो। ठीक है, या तो आप सुख में रह सकते हो या आप दुख में रह सकते हो। उसके बाद मैंने लिखा या तो दिन में काम कर सकते हो या आप रात को काम कर सकते हो। या तो सुख, या तो आपके साथ शुभ होगा या आपके साथ अशुभ होगा। इसके बाद में लिखा है कुछ, या तो आपके भला कर सकते हो बुरा कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको और कुछ उदाहरण लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, और हाँ, अब देखो, एक इसके अंदर आ जाता हाँ या ना। ठीक है दोस्तों, देखो, या तो सुबह, ना सुबह मरूं ना शाम मरूं। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके अंदर आपके शीतोष्ण भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक इसके अंदर आपके बढ़ भी इसके अंदर आ जाता है, और बढ़त घटत घटत बढ़त कर लो आप तो। ठीक है, एक इसके अंदर आपके आ जाता है जीवन मरण। ठीक है दोस्तों, और एक इसके अंदर आपके आ जाएगा चाहा चाहा, चाहन चाहा। ठीक है, देखा देखा देखा। ठीक है दोस्तों, और एक आ जाएगा आपके धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म। ठीक है दोस्तों, एक आ जाएगा आपके सत्य सत्य, या तो सत्य या असत्य। ठीक है दोस्तों, एक आपकी, या तो देखो, या तो आप लाभ हानि का हो गया क्या आपके, लाभ हानि, या तो आपको लाभ होगा या आपको हानि होगी। ठीक है, इतने ही मैं आपको समझाता हूँ, इसके बाद हम और लिख देंगे। देखिए दोस्तों, देखो, या तो आप हाँ करो या आप ना करो, दोनों चीज़ सही है, हाँ या ना, हाँ या ना। जब देखो, ना तो सुबह मरूं ना या शाम को मरूं, वो कहते थे ना नरसिंह भगवान ने, ना तो मैं सुबह मरूंगा ना मैं शाम को मरूंगा, ना दिन में मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा ना घर के अंदर मरूंगा, सुबह या शाम। इसके बाद में हम शीतोष्ण, शीत या उष्ण, या तो आप चाय पियोगे या आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, यानी दोनों एक साथ नहीं पी सकते हो। जीवन मरण, या तो किसी का जीवन सही रहेगा या मरण। ठीक है, और आगे है चाह या अनचाहा। मेरे हिसाब से दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, और साथ साथ आप देखा या न देखा। ठीक है दोस्तों, आपके धर्माधर्म, यानी कि धर्म या आपके अधर्म। ठीक है, सत्य या असत्य, सत्य या असत्य। ठीक है भैया, आगे है लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। ठीक है दोस्तों, तो लगभग ये आपके 10-12 उदाहरण हो गए हैं। ज़्यादा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये 3 चीज़ लिख दी ना, इस 3 चीज़ से आपके अगली 3-4 उदाहरण भी आप हल कर सकते हो। तो ज़्यादा उदाहरण लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, बस आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है, और समझने के लिए मैंने आपको 10-12 उदाहरण लिखा दिए हैं। इससे आप अपना काम चल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो कल मिलते हैं अपन बहुवीर समाज के साथ, और फिर अपन एक और नई शुरुआत करेंगे
विकारी या अविकारी पढ़ लेंगे क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। और उस भैया ने कमेंट किया था, मैं उसका पर्सनली दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने बताया कि भैया ज़्यादा समझने की कोशिश कराओ, तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है। और इसके अंदर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो भी बता दी कि भाई इसके अंदर यही चीज़ याद रखनी है, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं तो छोटे से ब्रेक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।